हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे जिसमें यूनिट थर्ड के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द टीचर्स, रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर्स एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स के क्या क्वेश्चन बनते हैं या कोई 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से, कि टीचिंग क्या है। अगर हम बात करें तो टीचिंग वर्ड डिराइव हुआ है टू टीच से, जिसका मतलब है टू इंस्ट्रक्ट, कि किसी को कुछ बताना, कुछ इन्फॉर्मेटिव बताना जिससे दूसरे बंदे का भी कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग। अगर हम साधारण इंसान की भाषा में बात करें तो टीचिंग क्या है, सिस्टमैटिकली तरीके से किसी फिक्स्ड टाइम पे किसी फिक्स्ड बंदे के द्वारा किसी फिक्स जगह पर दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन। अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हम उसे भी क्या है, टीचिंग मान सकते हैं। इसमें क्लैर्क एक डेफिनेशन देते हैं, teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in students' behavior। कि टीचिंग क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाती है। कि अगर अच्छी टीचिंग होगी तो स्टूडेंट अच्छा बनेगा, अगर अच्छी टीचिंग नहीं होगी तो स्टूडेंट में वो डिज़ायरेबल आउटकम्स नहीं आएंगे। अगर हम थॉमस ग्रीन की बात करें तो वो क्या कहते हैं, टीचिंग इज टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि टीचिंग एक ऐसा टास्क है टीचर का जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस, टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। क्योंकि टीचिंग में क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार में कुछ सोचा तो वो बच्चे को तुरंत आ गया। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलती है और सोसाइटी के हिसाब से क्या है, चेंज होती है। सोसाइटी की नीड्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टीचिंग चेंज होती रहती है। प्रोफेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि टीचर क्या है, एक प्रोफेशन भी है एक टीचिंग। ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा और पढ़ा दिया, एक पूरे तरीके को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, पूरा सिस्टमैटिक वे में चलता है ये काम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, बिहेवियर में चेंज लाती है। अगर इंसान को अच्छा बनाना है ना, तो टीचिंग बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जानवर से अलग करती है, मनुष्य बनाती है सही मायनों में। ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें मेन रोल किसका होता है, टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग। टीचर अगर पढ़ाना चाहता है और एक अच्छा लर्निंग मटेरियल है, और स्टूडेंट अगर इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, तभी एक अच्छी टीचिंग हो पाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इट इज़ परफॉर्म बाय टीचर फॉर ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। कि लर्नर में कुछ डिज़ायरेबल चेंज लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं टीचिंग। सक्सेसफुल टीचिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कुछ वेरियस प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स पे डिपेंड करती है, ताकि टीचिंग को क्या है, सक्सेसफुल करने के लिए क्या इफेक्टिव होनी चाहिए टीचिंग, कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे को ईजिली समझ आ जाए, मतलब जो डिज़ायरेबल आउटकम है वो हमें मिले। तो अब हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, वो आइडिया और रूल जो हमें बताए कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए या टीचिंग कैसी होती है। अब ये क्या है, टीचर को मदद करता है एक राइट ट्रैक पे रहने के लिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने के लिए कि कैसे टीचिंग को क्या है सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, कोई भी चीज़ की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, प्लानिंग पर। अगर हम कोई भी काम बिना प्लानिंग के कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो वही है कि टीचिंग में क्या है, बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए। अगर टीचर कुछ भी लेसन डिलीवर करने वाला है तो वो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि हाँ मैं ये लेसन करवाऊंगा। एक सिलेक्ट करता है, मतलब कोई टॉपिक सिलेक्ट करता है, फिर उसको डिवाइड करता है कि इसको मैं इतने सब टॉपिक्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद टीचर ये देखता है कि इसमें क्या वो टॉपिक्स है जिसको मुझे शायद बच्चों को रिवाइज करवाना पड़े। तो क्या होता है, सिलेक्शन, डिवीजन एंड रिवीजन ऑफ द कंटेंट। कि मतलब कुछ भी पढ़ाने से पहले टीचर ने पूरी प्लानिंग कर ली अपने माइंड में कि किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चा खुद करके सीखता है ना, तो वो चीज़ उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अगर ऐसे ही कोई काम आपने उसको लेक्चर दिया तो वो 2 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं देगा आपकी बात में। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, वो उतना ध्यान से नहीं सुनते किसी की बात। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर उनको इंगेज करके रखे किसी भी काम में। जैसे मान लीजिए कि अगर लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है और टीचर खुद ही करे जा रहे हैं, बच्चे सिर्फ उन्हें
देख रहे हैं तो बहुत ये मतलब चांसेस होते हैं कि बच्चे थोड़ी देर बाद उन्हें नहीं देखेंगे और अपने किसी दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन अगर वही एक्सपेरिमेंट बच्चे भी कर रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो उनका उतना ही इंटरेस्ट बना रहेगा, वो टीचर को ध्यान से देखेंगे कि हाँ अगला स्टेप क्या करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें क्या है कि टीचर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका लेसन प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्लो लर्नर्स के लिए हो या सिर्फ गिफ्टेड बच्चों के लिए ही हो। उनका जो लेसन प्लान है, जो भी वो प्लानिंग करते हैं अपने दिमाग में, सारे बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा क्या है एक दूसरे से अलग है, इंटरेस्ट में अलग है, एप्टीट्यूड में अलग है, एबिलिटीज़ में अलग है, अचीवमेंट्स में अलग है, एम्स में अलग है, एस्पिरेशन में अलग है, इंटेलिजेंस में अलग है। मतलब बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे वो क्या है एक दूसरे से अलग हैं, तो हम उनके लिए सेम मेथड लेके नहीं चल सकते। तो टीचर को क्या है अपने दिमाग में हर बच्चे के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें कैसा मेथड यूज़ करूँगा, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल। अब देखिए, जब तक हमारे पास किसी चीज़ के लिए गोल नहीं है ना, कोई एम नहीं है हमारा, हम कुछ भी करे जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, हम कभी भी उसमें एक्सीलेंस नहीं पा सकते। तो इसीलिए अगर टीचर को कुछ कराना है तो उसके दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि हाँ मुझे आज ये वाला टॉपिक करवाना है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम भी कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, गोल बनाते हैं ना। अगर अब ऐसे पढ़े जा रहे हैं, कोई गोल ही नहीं है, तो वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, डिज़ायरेबल आउटकम्स हमें नहीं मिलेगा। तो टीचर क्या करेगा, पहले एक गोल फिक्स करेगा कि मुझे ये पढ़ाना है और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए मुझे ये मैटर चाहिए। तो पूरा एक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उन्हें सोचा है कि मुझे लिसनिंग का टेस्ट लेना है, तो वो क्या करेंगे, लिसनिंग से रिलेटेड कुछ मैटर लेके जाएंगे, रीडिंग करवानी है, राइटिंग करवानी है, स्पीकिंग करवानी है। तो इस सारे को वो पहले ही दिमाग में सोचेंगे कि क्या हमारा डेफिनेट गोल होगा, कि हम बच्चे में क्या डिज़ायरेबल आउटकम चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट कितना है किसी काम को करते वक्त, वो बहुत डिपेंड करता है सक्सेस, इस पे सक्सेस रेट बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे या टीचर में से किसी एक का भी इंटरेस्ट नहीं है, भले ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर का ही पढ़ाने का मन नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या है, हमारी टीचिंग फेल हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर और बच्चे दोनों का ही इंटरेस्ट बना रहे। फिर अगला हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन किसी से वर्ड ही बोल रहा है, को रिलेशन मतलब को रिलेट करो। जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको, उस टॉपिक को, उस चीज़ को वो कहीं और रिलेट कर पाए अपनी रियल लाइफ में। अगर ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चे का ध्यान ही नहीं लगेगा उस चीज़ में। तो जो उसने नॉलेज गेन की है वो कहीं और यूज़ कर सके। और को रिलेट करके पढ़ाओ कि मतलब जो एक सब्जेक्ट में वो पढ़ रहा है वो उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या मैथ्स करते हैं, तो वही मैथ्स क्या है केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। फिर अगला हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अब देखिए, जब भी कोई काम होता है उसके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक क्या है कि उस बच्चे को बताना कि हाँ तुमने अच्छा किया है या कहाँ पे कमी है। तो वो बहुत ज़रूरी है वीक लर्नर्स के लिए, ताकि वो अपनी कमियाँ जान सके, उन कमियों पे काम कर सकें और ख़ुद को बेहतर बना सकें। और रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि ज़्यादातर रीइंफोर्समेंट वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, जिससे बच्चे में क्या होगी, मोटिवेशन आएगी, उसको इंकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है। रिवॉर्ड पाने की इच्छा से वो क्या है और अच्छा करेगा और कोशिश करेगा कि मैं और बेहतर बन पाऊँ। प्रिंसिपल ऑफ फ्री क्रिएशन, जैसे कि बच्चा क्या होता है, बहुत चंचल होता है, उसका दिमाग क्या है बहुत जल्दी इधर उधर चला जाता है। तो ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे की अटेंशन पाके रखे, कि बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करके रखे। अगर टीचर सिंपली लेक्चर ही दिए जा रहा है तो बच्चा उसकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा। तो इसीलिए टीचर को बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे को भी इन्वॉल्व करे। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर कुछ समझा रहे हैं तो बच्चे 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर उसी एक्टिविटी में टीचर क्या है, बच्चे को भी खड़ा कर देते हैं कि चलो तुम अब एक्ट करके दिखाओ ये बात, या अच्छा तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन है कि इन्वायरमेंट को ऐसा बना के रखना कि एंटरटेनिंग हो, कि बच्चे का भी मन करे, बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे उस चीज़ में। फिर अगला हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ हर किसी को बराबर अधिकार है। तो वैसे ही एजुकेशन की फील्ड में भी होना चाहिए, सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्लैक हो, वाइट हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी बेसिस, कास्ट, कलर या क्रीड या स्टेटस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो गलत बात है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए कि हर किसी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। टीचर की नज़रों में हर कोई बराबर होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए, कोई कास्ट, कोई कलर या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस। अब बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे का एक टीचर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन सके। अगर टीचर हमेशा बच्चे पे गुस्सा ही करे जा रहा है, अगर बच्चे की तबीयत भी खराब है तब भी उस पर चिल्लाया जा रहा है कि तुमने काम नहीं किया, तो बच्चे के मन में टीचर के प्रति उतना विश्वास नहीं आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर बच्चे का विश्वास जीते, एक सिंपैथी दिखा के उसकी तरफ कि काइंड रहे, उनको ज़्यादा भी डांटे भी ना। ऐसा ही नहीं है कि बस प्यार ही करते रहे, बट ये है कि एक काइंडनेस बिहेवियर शो करे कि बच्चे टीचर पर विश्वास कर सकें और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज की। अब देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम चीज़ को रिपीट करें, उसकी एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं फिर उसके बाद हम क्या होता है कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस मटेरियल को रिपीट करें। अब रिपीट कैसे हो सकता है, या तो टीचर दोबारा क्वेश्चन पूछे उसके बारे में, या फिर होम असाइनमेंट्स दे के, होमवर्क वगैरह दे के भी मतलब हम प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर सकते हैं कि रिपीट करवा के बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बिठा दी जाए, रिटेंशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को रोट लर्निंग करवाएं कि कोई चीज़ अगर याद करें तो वो क्रैमिंग ना हो, क्रिएटिविटी हो। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, हर कोई अपने अपने विचार रखता है, तो वो क्या है क्रिएटिविटी आ रही है। क्योंकि रोट लर्निंग से क्या है बच्चा अच्छे मार्क्स तो ले लेगा लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगली हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी की। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी से हमारा क्या मतलब है कि जब भी क्लास में पढ़ा रहे हैं कि बहुत अलग अलग बच्चे हैं, तो प्रिंसिपल डील्स विद द वैरायटी इन द क्लासरूम इन्वायरमेंट। कि क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्या है वैरायटी, ऐसा नहीं लगे कि एकदम मोनोटोन टोन में पढ़ाते ही चले जा रहे हैं तो फिर क्या वो बोरिंग बन जाता है, बच्चे उतना ध्यान नहीं देते। तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करो, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करो, ड्रामेटाइजेशन करवाओ, मतलब कि क्लासरूम को एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दो पॉजिटिव कि बच्चे का खुद ही मन करे पढ़ने का। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ सेंसेस। अब क्या है बच्चे को सेंसेस का यूज़ करना सिखाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ मतलब जैसे पढ़ाए जा रहे हैं तो वो क्या सिर्फ देख रहा है तो वो एक तरीके से वो सीख रहा है, लेकिन अगर उसी चीज़ का हम ऑडियो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, एजुकेशनल टूर्स करवा रहे हैं, पिकनिक्स पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, वहाँ ले जाके सिखा रहे हैं, लैब्स में सिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, तो इस तरीके से क्या है कि बच्चे की जब ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो रही हैं तो ये बहुत चांसेस होते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छा सीख पाए। अब हम बात करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है, एक तरीके के रूल ट्रूथ्स जिससे क्या है हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग की, मतलब एक तरीके से टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना। अब नॉलेज ऑफ मैक्सिम क्या है, टीचर को किस चीज़ में मदद करती है ताकि वो सिस्टमैटिकली प्रोसीड कर सके कि उसे कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये चीज़ पता चलती है। ये क्या है इसकी यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये चेंज हो जाते हैं। तो इसमें पहला हमारे पास आता है फ्रॉम नोन टू अननोन, कि बच्चे को पहले वो चीज़ बताओ जिसके बारे में वो जानता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीचर जब भी क्लास में आती है पहले पिछला मटेरियल पूछते हैं कि हाँ बताइए उसमें आपने क्या पढ़ा था। तो फ्रॉम नोन टू अननोन, अगर आप पहले ही अननोन बता देंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट तो वहीं पे खत्म हो जाएगा कि ये तो चीज़ तो मुझे आती नहीं है। तो सबसे पहले वो चीज़ जानो जो उसे आती है, फिर उसके बाद वो चीज़ उसे बताओ जो उसे नहीं आती है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बच्चा हमेशा क्या है कि उसका दिमाग उतना ज़्यादा नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में पहले सोच सके। तो सबसे पहले तो क्या है उसे सिंपल चीज़ें बताओ, फिर उसके बाद उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक लेके जाओ। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अब बच्चा ऐसा नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है शुरुआत में ही। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें दिख नहीं रही है, नॉर्मली जो इमेजिनेशन पे होती है। जैसे हम बताते हैं केमिस्ट्री में कि चलो मॉलिक्यूल घूम रहा है, ये हो रहा है, ये रोटेशन है, वो रोटेशन है, तो वो हमें दिखती थोड़े है कभी कभी, तो वही सारी चीज़ आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ये सबसे एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो बच्चा उस चीज़ के बारे में नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले हम उसे क्या समझाएंगे, कंक्रीट से समझाएंगे कि जो चीज़ें उसे दिख रही हैं। जैसे हमने कहा कि ये बॉक्स है तो वो उसे दिख रहा है ना, वो मानेगा। अगर अब हम उसे कहते हैं कि बॉक्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पहले ही बता दें तो वो नहीं मानेगा। तो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें उसे दिख रही है वहाँ से उसको वो उन चीज़ों तक लेके जाओ जो उसे नहीं दिख रही है। फ्रॉम एनालिसिस, अगला हमारा आता है मैक्सिम फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या है कि हम बच्चे को क्या है एनालिसिस मतलब कि छोटे छोटे चीज़ों को तोड़ के उसको एनालाइज करवाना। कि हम क्या करते हैं पहले टॉपिक कोई भी क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में भी पढ़ाते हैं ना, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं इकट्ठा कर देते हैं, सिंथेसाइज की, इससे कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको आगे कुछ करना है। तो इस हिसाब से सिखाना चाहिए छोटे पार्ट से लेके बड़े तक, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। फ्रॉम पर्टिकुलर
टू जनरल। अगला मैक्सिम है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कि पहले तो हम क्या है कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने पर्टिकुलरली उन्हें क्या दिया, सर्कल दिखाया, फिर उसके बाद हम जनरल की तरफ गए कि तो वो बताएंगे कि ये क्या है, शेप है। अगर इसको हम पहले शेप बोल देते हैं कुछ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन सी शेप के बारे में बात करें, सर्कल के बारे में बात करें, ट्राइंगल के बारे में बात करें, स्फीयर के बारे में बात करें। तो इसीलिए पहले पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएंगे, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अगला मैक्सिम है हमारे पास फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। अब एम्पेरिकल क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशनल, जो चीज़ हमें पता हो, जो हमें दिख रही हो, तो ऑब्जर्वेशन बातों से लेके आर्गूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन तक लेके जाएंगे। रैशनल में हमारे पास आते हैं आर्गूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम क्या है पहले ऑब्जर्व किया चीज़ों को, तभी तो उसके बारे में कुछ थ्योरी कुछ दिमाग में बना पाएंगे ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, इंड्यूस करना दिमाग में, जैसे हमारे पास कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में था कि इंड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं, कि पहले कोई एग्जाम्पल दे दी। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की बुक्स में क्या होता है इंग्लिश की में, कि पहले दिस राम इज़ अ बॉय, तो फिर उसमें राम में अंडरलाइन होता है, फिर आगे जाके बताया जाता है कि ये क्या है, नाउन, या ही इज़ अ बॉय, फिर आगे जाके बताया जाता है ये क्या है, प्रोनाउन। तो पहले क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ताकि बच्चा खुद सोचे उसके बारे में, और वहाँ से किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, रूल की तरफ। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में पता हो कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर हम स्टार्टिंग में उसे वो चीज़ पढ़ा दे रहे हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसे तो यही लगेगा ना कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। तो साइकोलॉजिकल वे में चलो, पहले वो चीज़ बताओ जिसमें उसका इंटरेस्ट है, फिर उसे को लॉजिकल की तरफ लेके जाओ। फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, पहले उसे क्या है एक्चुअल चीज़ों के बारे में बताओ। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि पार्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें क्या है पहले उसे एक्चुअल पार्क पे लेके जाना चाहिए, कि जब वो ऑब्जर्व करेगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, फिर मतलब अगर उसके बाद हम उसे क्या फोटो भी दिखा देते हैं बाकी, तब भी वो समझ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले बच्चों को क्या है चीज़ें असलियत में दिखाई जाए, फिर उनका आगे मतलब समझाया जाए। फ्रॉम होल टू पार्ट्स, इसका मतलब क्या है कि पहले पूरे के बारे में बताया जाए, फिर पार्ट्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर को फ्लावर के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो अगर टीचर पहले ही बताना शुरू कर दे एंड्रोशियम गाइनोशियम, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले टीचर क्या बताएगा कि ये देखिए कि हमारे पास क्या है, फ्लावर है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा होल को कवर किया, पूरे फ्लावर को। फिर उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे। फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, मतलब जो चीज़ें डेफिनेट है, जिनके रूल्स हैं, जो प्रॉपर है, वहाँ से लेके इनडेफिनेट तक ले जाना। जैसे मान लीजिए कि अगर केमिस्ट्री में हम पहले रूल्स की बात करते हैं, फिर एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो पहले रूल्स सिखाओ, फिर उसके बाद एक्सेप्शन की तरफ जाओ। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। अब देखिए टीचिंग क्या है, एक तरीके से प्रोफेशन भी है, जिसमें क्या है कि हाईली स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, कि जो टीचर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज दी जाए, या एक अच्छा आउटकम आए लर्निंग का। तो एक है, इट इज़ अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड टू सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू एन एडुकेटेड ग्रुप, कि जो एडुकेटेड लोग होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि वो एक सर्विस ऑफ मैनकाइंड कर पाएँ, कि मतलब लोगों तक लर्निंग पहुंचा पाएँ, एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएँ, जिसके लिए क्या है कि बहुत लंबी ट्रेनिंग भी चाहिए होती है और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बाकी प्रोफेशंस को जन्म देता है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन दैट गिव बर्थ टू अदर प्रोफेशन। तो टीचिंग प्रोफेशन क्या है, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग पे बेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के टीचर बना सकते हैं, तो उसके लिए बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है, बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तभी क्या है हम बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाते हैं, ताकि बच्चे को कैसा पढ़ाना है। फिर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशन की, प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या मानते थे कि कोई भी काम जो कोई बंदा कर रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट है या जिसमें उसका पर्टिकुलर टैलेंट है, जब वहाँ से उसे इनकम मिल रही है, तो वो क्या एक तरीके का प्रोफेशन है। अ प्रोफेशन इज अ डिसिप्लिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु एडर टू एथिकल स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि प्रोफेशनल इज़ अ मेंबर ऑफ प्रोफेशन, कि जब कोई कॉड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोई कमिटमेंट होती है किसी काम के प्रति, तो हम उसके क्या कहते हैं कि ये उसका प्रोफेशन है। आज के वर्ड में क्या है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं या जिसमें हम अच्छे हैं और उससे हमें कोई इनकम मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोफेशन। अब फ्रिट्सन प्रोफेशन के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, कि प्रोफेशन ऐसा ऑक्यूपेशन है दैट कंट्रोल इट्स ओन वर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्पेशल सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि अपना वर्क संभालता है, जो कि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी तरह सेट किया गया है, सस्टेन इन अ पार्ट बाय पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ एक्सपर्टीज एंड सर्विस, कि जब क्या है कि एक मोटिव है किसी भी काम को करने के प्रति, कि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स वगैरह मिलकर कुछ डिसीजन ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन की। तो अब नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन क्या बोलती है कि प्रोफेशन इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कमांड ऑफ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि जहाँ पे क्या है कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो वहाँ पे उसको चीज़ को क्या हम बोलेंगे प्रोफेशन। इसके लिए क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी ऐसी प्रोफेशनल नहीं बन सकता किसी भी चीज़ में, एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स, कुछ रूल्स होते हैं हर प्रोफेशन के, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं अगर हम प्रोफेशन में उस प्रोफेशन में हैं। बेस्ड ऑन स्पेशलाइज थ्योरेटिकल नॉलेज, कि कैसे उस फील्ड में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है उस बेसिस पे आपका प्रोफेशन होता है। इंस्टीट्यूशनल प्रेपरेशन, ऑटोनॉमी, डायरेक्ट वर्किंग रिलेशनशिप्स, एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, मेरिट बेस्ड। तो मेरिट बेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे जैसा काम होता है उस हिसाब से क्या है प्रमोशन होती है। एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या है कि एक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं प्रॉपर जिनके बेसिस पे काम करते हैं। अब प्रोफेसर डीवी वैन और आर एम ब्रिटल ने क्या क्या था, टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ बेस्ट क्वालिफाइड मैन एंड वुमेन टू द प्रोफेशन, बहुत क्वालिफाइड मैन एंड वुमेन की ज़रूरत होती है इस प्रोफेशन में। अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर एंट्री इनटू द प्रोफेशन, एक ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है, इसीलिए पहले क्या करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है इस प्रोफेशन में एंटर करने से पहले। अ स्टेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू कीप वन सेल्फ अप टू डेट, अब टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो खुद को अप टू डेट रखे। अगर टीचर को ही कोई नॉलेज नहीं है तो वो बच्चों को कैसे कुछ पढ़ाएगा, तो टीचर के लिए अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के टीचर बन सकता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके लिए। अ लाइफ टाइम करियर, एक करियर है पूरा, ये मतलब जो एक बार टीचर बन गया वो क्या है पूरे टाइम उसको एज अ प्रोफेशन चूज कर सकता है। अ स्टेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस, अगर हम टीचिंग की मतलब नॉलेज लेते हैं तभी हम टीचिंग को क्या है कि प्रैक्टिस कर टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल, वो गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं ताकि किसी भी प्रोफेशन में हम कैसे स्टूडेंट के साथ, जैसे मान लीजिए टीचिंग के प्रोफेशन में कैसे स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर, क्या इंपॉर्टेंस है टीचर के लिए, फॉर सेल्फ करेक्शन, अगर टीचर कहीं पे गलत होता है तो उसे वो चीज़ भी पता चलनी चाहिए। टू सेट अप आइडल फॉर स्टूडेंट्स, अब जब टीचर कुछ अच्छा करेगा तभी तो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन पाएगा ना, एक आइडियल सेट कर पाएगा। फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ताकि टीचर को खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ जो मैंने काम करवाया है वो सही है, जो मेरा आउटकम था वो मुझे मिल चुका है। पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल जो है प्रोफेशन के उसको फॉलो करने के लिए, प्रोफेशनल एक्सीलेंस लाने के लिए। टू गाइड द कंडक्ट एंड बिहेवियर, फ्रेंड्स देखिए ये वो पॉइंट्स है जो हम एक बार पढ़ने से ही पता कर सकते हैं इजीली कि क्या मतलब है इनका, तो मैं इसे बार बार एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स फटाफट आपको बता दे रही हूँ कि क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। टू गाइड द कंडक्ट एंड बिहेवियर, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन रिलेशंस, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, टू इम्प्रूव प्रोफेशन एनवायरमेंट। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एडुकेटर्स, मतलब टीचर एडुकेटर्स में क्या क्या रोल होता है टीचर ट्रेनिंग का। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि जो बीएड के कोर्सेज होते हैं, जो जेबीटी के कोर्सेज होते हैं, जो कि किसी भी इंसान को टीचर बनने से पहले करने पड़ते हैं, कि उनके क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो देखिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन एजुकेशन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि एक टीचर ही क्या है आगे जाके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बना के। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको बहुत अच्छी बातें सिखाई जाए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीज़ें सिखाई जाएँ कि क्या यूज़ है जो भी हम सीख रहे हैं, या जो टीचर का क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या है कि एक टीचर को बेटर बना सकती है, प्लानिंग की, कैसे उन्हें प्लानिंग करनी है अपने टाइम की, कैसे पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे बच्चे को सिस्टमैटिक वे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो क्या बात आती है, हेल्प्स इन बेटर लर्निंग आउटकम फॉर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स दे रही हूँ, उसके बाद आप इसके फर्दर पॉइंट्स खुद ही बना लीजिएगा। हेल्प्स टू नो साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, कि जब हम ये सारी चीज़ हम जैसे क्या पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उससे साइकोलॉजी में हमें क्या पता चलता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे किस हिसाब से किसी भी प्रोसेस को लेते हैं, या किस हिसाब से उन्हें क्या रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, कब उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। टू डेवलप बेटर स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट, जैसे अब हम लेसन प्लान्स बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमें चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसी इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है।
टू हैव नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजीज। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि बच्चे क्या है अलग अलग तरीके के होते हैं, हर बच्चा क्या है एक दूसरे से भिन्न है, हर बच्चे की अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से कैसे टीचिंग मेथड्स लिए जाएँ, कैसे स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए कि हर बच्चे को क्या है इंटरेस्ट है पढ़ाई में। टू गेन नॉलेज इन इनसाइट्स ऑफ टीचिंग, नॉलेज के मतलब एक नॉलेज गेन करना कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिससे उनकी टीचिंग और ज़्यादा बेहतर हो सके, कैसी थ्योरीज हम अप्लाई कर सकते हैं, बच्चा किस तरीके से सोचता है, ये सारी बातें पता चलना। और इसमें क्या है माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या है कि जो एक स्टूडेंट है जो उस वक्त पीपल टीचर है वो पूरी तरह से क्या है कि एक टीचर बन के देखता है, तो उन्हें क्या है कि पता चलता है कि अगर कल वो टीचर बन जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है ताकि बच्चे क्या है अच्छे से सीख पाएँ, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अच्छे से ढाल पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो फ्यूचर टीचर है वो बच्चे का माइंड पढ़ पाए कि उसे किस तरीके से पढ़ाना है। तो जब फ्यूचर टीचर जो है बच्चे के बारे में जान लेगा तो उसके लिए पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा, पढ़ाई बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है और इस टॉपिक में से मोस्टली 4 मार्क्स क्वेश्चन ही बनते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना कंटेंट तैयार करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।